आजादी, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष और पार्टी बॉय। भारत है अरे ओ वाओ दोस्तों, आज मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है तो फिर टेबल पे इतना सारा खाना क्यों सजाया है? दुर्गा भाभी की तरह हम भी तुम्हें रिश्वत मेरा मतलब है दावत दे रहे हैं क्रिश। हाँ, ताकि तुम मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं सोचने में हम सबका टाइम वेस्ट ना करो और जल्दी से स्टोरी सुनाओ। एग्जैक्टली, हम जल्द से जल्द ये जानना चाहते हैं कि इतनी रात को दुर्गा भाभी के घर कौन आया था और क्या दुर्गा भाभी और भगत सिंह पकड़े गए? संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। उस रात जब दुर्गा भाभी ने दरवाजा खोला तो सामने एक हट्टा गट्टा बड़ा ही हैंडसम नौजवान खड़ा था, जिसने अंग्रेजों की स्टाइल में बड़ी फ्लुएंटली अंग्रेजी में पूछा, Can I come in, madam? No, you may not. मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। अब आप ही नहीं पहचान पाई तो इस भगत को वो अंग्रेज क्या ही पहचान पाएंगे? देवर जी, भाभी, लाहौर से निकलने में आपकी मदद चाहिए। दुर्गा भाभी ने उनकी मदद करने के लिए हामी भर दी। दुर्गा भाभी और भगत सिंह दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर घोड़े वाली बग्गी में सवार होकर लाहौर स्टेशन पहुंचे। राजगुरु बने उनके नौकर। भगत सिंह ने अपने बाल काट लिए थे। सूट बूट और हैट पहनकर वो बड़े रौबदार लग रहे थे। उन्होंने साची को अपनी गोद में उठाया था। स्टेशन पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त था, जिसे देखकर राजगुरु थोड़े नर्वस हुए और उनके हाथ से सामान छूट गया। भैया संभल के। सामान गिरने की वजह से एक पुलिस ऑफिसर की नजर इन चारों पर गई, लेकिन ऐन मौके पर भगत सिंह ने फर्राटेदार अंग्रेजी में बोलकर मामला संभाल लिया। You fool! तुम जैसे यूजलेस सर्वेंट्स की वजह से ही इंडिया इज नॉट वर्थ लिविंग एनीमोर। फिर उन्होंने दुर्गा भाभी की ओर देखकर कहा, कम, लेट मी वॉक यू टू द फर्स्ट क्लास। और तुम, ये रहा तुम्हारा थर्ड क्लास का टिकट। एक भी सामान खोना नहीं चाहिए। नौकर के प्रति इस तरह का व्यवहार देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि ये वो नहीं हो सकते जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं। भगत सिंह और दुर्गा भाभी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और फर्स्ट क्लास में सवार हो गए। प्लेटफॉर्म पर साधु के भेष में चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद थे, जो साधुओं की टोली के साथ ट्रेन में सवार हो गए। राजगुरु थर्ड क्लास में सामान के साथ सवार हुए। इस तरह भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और दुर्गा भाभी पुलिस की नाक के नीचे से लाहौर से निकल गए। ट्रेन में दुर्गा भाभी ने भगत सिंह से कहा, सुखदेव को भी आ जाना चाहिए था। आप उसकी चिंता ना करें भाभी, आपने उसे जो पैसे दिए हैं उससे वो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लेगा। भाभी, आज आपने जो हमारे लिए किया है वो तुम्हारे लिए नहीं देवर जी, देश के लिए। ट्रेन जब हावड़ा स्टेशन पहुंची तो भगवती चरण वोरा और उनकी बहन सुशीला भगत सिंह को लेने स्टेशन आए थे। भैया, ये महिला कौन है जिनके साथ भगत आ रहा है? मालूम नहीं सुशीला, तार से कुछ खास पता नहीं चला। बाबा, बाबा, सांची, मेरे बच्चे। बाबा, माँ और लंबू चाचा ने अंग्रेज को उल्लू बना दिया। दुर्गा, मैं आज तक तुम्हें ठीक से पहचान ही नहीं पाया। अब तक तुम सिर्फ मेरी पत्नी थी, पर अब से एक क्रांतिकारी हो। और हमारी HSRA की महिला मेंबर भी। वाह, क्या चकमा दिया। ब्रिलियंट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ क्रिश? बमबारी। बमबारी? हाँ, भगवती चरण वोरा की आर्थिक मदद और वीर क्रांतिकारी जतिंद्र नाथ दास की तकनीकी मदद से भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स ने आगरा में बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री लगाई। जतिंदा, कमाल कर दिया आपने। अब इन अंग्रेजों के ठिकानों पर इतने धमाके करेंगे कि इनकी पूरी जड़ें हिल जाएंगी। हाँ, लेकिन शायद कांग्रेस को ये पसंद नहीं आएगा। शायद नहीं, यकीनन ये उनको पसंद नहीं आएगा। अभी कांग्रेस की सभा से ही आ रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हैं वो। डोमिनियन स्टेटस मतलब सिर्फ नाम की आजादी। सही कहा बटुकेश्वर। कहने को तो भारतीयों को राज मिलेगा, पर असल में हुकूमत ये अंग्रेज ही करेंगे। कुर्सी पे वो भारतीय बैठेंगे जो अंग्रेजों के टट्टू होंगे। अपने आजादी दिवस पे वंदे मातरम के बजाय हम लॉन्ग लिव द क्वीन गा रहे होंगे। इससे पहले कि कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस लेने में कामयाब हो जाए, हमें लोगों को अपने मकसद से जोड़ना होगा। एक और जहां भगत सिंह मजदूरों, किसानों और गरीबों को अपनी पार्टी अपने मकसद से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वहीं ब्रिटिश सरकार 2 नए बिल्स लाके उनके सारे हक छीनना चाह रही थी। देश भर में लेबर यूनियन स्ट्राइक कर रहा है और ये अंग्रेज ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। अगर आने वाली असेंबली में ये बिल पास हो गए
तो कोई भी मजदूर अपने हक के लिए लड़ नहीं पाएगा। हमें उनकी आवाज दबने से बचाना होगा। तुम करना क्या चाहते हो भगत? असेंबली में धमाका, ऐसा धमाका जिससे इस बहरी सरकार के कान खुल जाए, ये हमारी मांगे सुनने और मानने को मजबूर हो जाए। धमाका मतलब बॉम्ब? तू असेंबली में बॉम्ब फेंकना चाहता है? पर इससे तो अंग्रेजों के साथ साथ हिंदुस्तानियों की जान भी। किसी की भी जान नहीं जाएगी। हमारे रेवोल्यूशन का मकसद वायलेंस फैलाना नहीं है। हम सिर्फ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ हैं। जतिंदा, क्या ऐसा बॉम्ब बन सकता है जो सिर्फ शोर करे? ऐसा बॉम्ब बन तो सकता है, लेकिन उसे फेंकेगा कौन? मैं, वीर मराठा शिवाजी का बच्चा। तू मारने मरने के लिए हमेशा इतना उतावला क्यों रहता है? क्योंकि अंग्रेजों को मजा चखाना ही मेरा मकसद है। मेरी समझ से इस काम के लिए सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त सही रहेंगे। बॉम्ब फेंकने के बाद भीड़ और भगदड़ का सहारा लेकर हम भी भाग जाएंगे। नहीं, जो भी बॉम्ब फेंकेगा उसे वहीं खुद को सरेंडर करना होगा। सरेंडर या सुसाइड। ये तुम क्या कह रहे हो भगत? पकड़े गए तो उम्र कैद होगी और ये अंग्रेज मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगे। जानता हूँ, पर बॉम्ब फेंककर अगर हम भाग गए तो टेररिस्ट कहलाएंगे, लेकिन अगर सरेंडर कर दिया तो ये अंग्रेजी सरकार हम पे मुकदमा चलाने को मजबूर होगी। उस कोर्ट ट्रायल में हम जो कहेंगे वो अखबारों में छपेगा। हमारा इरादा, हमारा मकसद, हमारा संदेश देश में ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। लेकिन कोर्ट में दलील देने के लिए तो कोई ऐसा चाहिए होगा जो अच्छे से दलील देना जानता हो, वो भी अंग्रेजी में। इसीलिए ये काम मैं करूंगा। नहीं भगत, ये नहीं हो सकता। स्कॉट अभी भी सॉन्डर्स के हथियारों को ढूंढ रहा है। अगर उसे पता चल गया कि बॉम्ब फेंकने वाला और सॉन्डर्स को मारने वाला एक ही है तो सीधे फांसी होगी। मंजूर है, मैं फांसी से नहीं डरता। तो फिर ये काम तुम और मैं मिलकर करेंगे। मेरा निशाना भी ठीक है और अंग्रेजी भी। अपने प्लान को अंजाम देने से एक दिन पहले भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, दुर्गा भाभी, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के एक पार्क घूमने गए। भगत सिंह सांची के साथ खेल रहे थे जब दुर्गा भाभी ने उनके माथे पे तिलक लगाया और उनकी मनपसंद पिन्नी खिलाई। ये वो आखिरी दिन था जब भगत सिंह अपनों के बीच थे, अपनों का स्नेह पा रहे थे, अपनी पसंद का खाना खा रहे थे, खुली हवा में सांस ले रहे थे। दूसरे दिन बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के व्यूइंग गैलरी पहुंचे। Silence in the house. Mr. मोतीलाल नेहरू, आप ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये दोनों बिल हमारी आवाज दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की एक साजिश है जो हमें जरा भी मंजूर नहीं। मोतीलाल नेहरू ने अपनी बात अभी खत्म भी नहीं की थी कि भगत सिंह ने व्यूइंग गैलरी से बॉम्ब फेंके। बॉम्ब फटते ही असेंबली में भगदड़ मच गई। Imperialism down down, imperialism down down, imperialism down down, imperialism down down. इंपीरियलिज्म डाउन डाउन के नारे लगाते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में पिंक पैम्पलेट फेंके। Long live revolution! इनकलाब जिंदाबाद! और फिर दोनों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। 1929 में सिर्फ एक नहीं कई बॉम्ब के धमाके हुए, जिसके चलते गांधी जी ने यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा जिसे पढ़ने के बाद कोई भी यही समझेगा कि हम आतंकवादी हैं। लेकिन हम उनसे सहमत बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ गांधी जी या कांग्रेस की नहीं है, हमें देश के युवाओं को तो इस बॉम्ब के पीछे की अपनी सोच समझानी होगी। तो फिर भगवती जी, आपके कलम में बहुत ताकत है। आप एक जवाबी लेख लिखिए जिसे पढ़ के लोग समझे कि हम जो कर रहे हैं वो आम आदमी की आजादी और एक सोशलिस्ट राष्ट्र के निर्माण के लिए कर रहे हैं। भगवती चरण वोरा ने गांधी जी के कल्ट ऑफ द बॉम्ब के जवाब में द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने समझाया कि आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिल सकती। उन्होंने नौजवानों से अपील भी की कि वो उनके मकसद से जुड़ें। फिर बटुकेश्वर और भगत सिंह का क्या हुआ? उनकी ट्रायल शुरू हुई। असेंबली में बॉम्ब फेंकने का हमारा मकसद सिर्फ बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाना था। वो बॉम्ब हमने खुद बनाए थे, उससे किसी की मौत नहीं हो सकती थी। आप सभी पत्रकारों से निवेदन है कि आप ये भी लिखें कि हमने सरेंडर किया है और बॉम्ब फेंकने की जिम्मेदारी भी ली है। हमें मालूम है ब्रिटिश सरकार का कानून हमारे साथ जस्टिस नहीं करेगा। कानून सबके लिए एक है। कानून सबके लिए एक है तो जलियांवाला बाग में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडॉयर का मोटिव था
मासूम लोगों को मारना। उन्होंने 1000 से भी ज्यादा मासूम लोगों को मारने का ऑर्डर दिया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सजा नहीं दी, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अवार्ड दिया। और हमारा मकसद सिर्फ बाहरी सरकार को आवाज सुनाना था कि उनके बनाए हुए बिल मजदूरों के हक के खिलाफ है। तो हमें सजा क्यों? Long live revolution! Down with imperialism! इनकलाब जिंदाबाद! भगत सिंह ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। इस कोर्ट केस से अंग्रेजों के पसीने छूट गए। देश के युवाओं में भी HSRA के बारे में जागरूकता बढ़ने लगी। लेकिन दूसरी ओर स्कॉट भी हार मानने वालों में से नहीं था। साहब खबर पक्की है, बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री यही लाहौर में है। अगर खबर सही हुई तो तुम्हें और इनाम मिलेगा। मिली हुई इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने छापे मारना शुरू किया। इस छापे में सुखदेव और उनके साथी पकड़े गए। HSRA के दिल्ली, लाहौर, सहारनपुर में बॉम्ब बनाने के लिए खोले ब्रांचेस पर भी ब्रिटिश पुलिस ने छापे मारे। जतिन दास, राजगुरु और कई रेवोल्यूशनरीज अलग अलग जगह से पकड़े गए। ऑफिसर्स, ये देखो, भगत सिंह ने असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद ये पैम्फलेट्स वहाँ फेंके थे। और ये दूसरा, हमारे ऑफिसर सॉन्डर्स को मारने के बाद दीवारों पर लगाए थे। दोनों पे HSRA लिखा है। दोनों पेपर का कलर भी सेम है। मतलब भगत सिंह ने ही सॉन्डर्स को मारा है। बट सर, हमारे पास भगत सिंह के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं है तो क्रिएट करो। मैंने सॉन्डर्स मर्डर केस रीओपन कर दिया है। भगत सिंह और उसके साथियों को दिल्ली से लाहौर की जेल में शिफ्ट करने के ऑर्डर्स भी आ गए हैं। भगत सिंह को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा? ओह नो। प्रूफ नहीं है तो क्रिएट करो। ऐसा ऑर्डर सिर्फ स्कॉट जैसा बुरा ऑफिसर ही दे सकता है। फिर क्या हुआ क्रिश? क्या ब्रिटिश प्रूफ क्रिएट करने में कामयाब हो गए? बताओ ना क्रिश। सब बताऊंगा, पर कहानी के अगले भाग में। तब तक करो नमन शहीदों को और गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।